A very good morning to all. I am CA आस्था मौर्य and अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ. I qualified as a chartered accountant in 2015 and right after qualification मैंने अपना passion pursue करना start कर दिया, which was teaching. So from past 8 years I have been teaching and from past 4 years I have been associated with SD Commerce career and consistently 4 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है and hopefully आपका बैच वो legacy continue करेगा, right? अब बिफोर वी स्टार्ट विद दी सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, आप लोग बीकॉम भी कर रहे हैं, तो बीकॉम में विच सेम यू आर इन? सेमेस्टर 1. तो अभी तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ आया होगा सामने, राइट? अब आपको बीकॉम में भी देखने को मिलता है एज सच अकाउंटिंग वर्ड है जी, हमारे पास ये अकाउंटिंग वर्ड है. अब ये अकाउंटिंग जो है ये तो आप क्लास 11th 12th से भी पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट? एक और अकाउंटिंग क्यों जुड़ गई है, हमको थोड़ा सा ब्रीफली आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, मोमेंट प्लीज. A very good morning, Samriti, Sejal, Himanshu. Hope you all are doing great today. Welcome to CA Intermediate course. अब बच्चे एक चीज मुझे बताइए, अकाउंटिंग आप पढ़ते आए हैं, हाउ डू यू डिफाइन अकाउंटिंग? The art of recording, classifying, summarizing, presenting the financial statements, वैसा कुछ. बगल में वर्ड अगर आप जोड़ रहे हो कॉस्ट, तो हम बोल रहे हैं कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को क्लासिफाई करना, कॉस्ट को समराइज करना. अब कॉस्ट क्या होता है, लेमन सेंस में बात करते हैं, व्हाट इज कॉस्ट? खर्चा, राइट? अब खर्चा तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी होता है आपको आइडिया ही है. आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी तो खर्चों को रिकॉर्ड करते हो. यू ऑल रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल, यू ऑल रिकॉर्ड लेबर कॉस्ट, यू ऑल रिकॉर्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सभी कुछ रिकॉर्ड करते हो. वहां पे रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो व्हाई ऑल टुगेदर अनदर सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो मैम समझ में आ गई, इट इज आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द कॉस्ट. बट यही काम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट में हो रहा है, हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? एक चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन होती है बेटा, इट इज अ पोस्टमार्टम. मतलब जो हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया. कभी आपने देखा हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एडवांस में P&L बना रहे हो, एडवांस में बैलेंस शीट बना रहे हो? कभी देखा नहीं. अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रिडिक्शंस करवाती है, फोरकास्ट कराती है. एंड एक बिजनेस के लिए प्रिडिक्शंस या फोरकास्ट या बजट सेट करना बड़ा जरूरी काम होता है जी, क्योंकि तभी आगे का वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे प्रॉफिट कितना आएगा. टारगेट नहीं मीट हो रहे हैं तो पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. अगर हम इस हिसाब से चलते जाएं, हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करें, जो हो रहा है होने दो, अपने आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहुंचता रहेगा. बट वी आर नॉट लुकिंग एट द एस्पेक्ट वेदर वी आर गोइंग राइट और नॉट, तो क्या फायदा? आप ये सोचो, आपने वेजेस रिकॉर्ड कर लिए, आपके P&L में पहुंच गई है 1 लाख. अब ये वेजेस में वेस्टेज वाले वेजेस भी है कि वर्कर खाली बैठा था जी, ठीक है, खाली बैठा था तो ऑब्वियसली गलत बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर वर्कर खाली बैठा है, या तो ऐसे वर्कर को आप निकाल ही दो अगर काम नहीं है, या और काम लेकर आओ वर्कर के लिए. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या ये देख रही थी कि P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस पहुंची हुई है 1 लाख, इस 1 लाख में से खाली बैठने की वेजेस भी इंक्लूडेड है? क्या बता रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग? नहीं बता रही थी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी. अच्छा,
आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस की अमाउंट पहुंचती कैसे है जी? पहले आप जर्नल एंट्री पास करते हो वेजेस की, वेजेस टू कैश, लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रेडिंग पी&एल में चला जाता है बस। बट इन दी फर्स्ट प्लेस जो आपने जर्नल एंट्री पास की है 1 लाख की, हाउ दिस अमाउंट वाज कंप्यूटेड, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या वर्कर का, ये बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी। इसमें कितना बोनस है, बोनस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस कितना है, ये बात अपने आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी ही नहीं। आप कहाँ सीखेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखेंगे। ये तो मैं वेजेस की बात बोल रही हूँ। ऐसे ही मटेरियल, मटेरियल की एंट्री क्या पास कर देते हो आप? ये मटेरियल परचेज होता है तो मटेरियल टू क्रेडिटर अकाउंट, उसके बाद वही ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से लेजर पोस्टिंग, बात ही खत्म। अब कई बार ऐसा होता है मटेरियल हम खरीद तो लेते हैं, स्टोर में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, तो ये बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतने उससे बता नहीं पाता है। हाँ कई बार लॉसेस आइडेंटिफाई कर लेते हो, लॉसेस ड्यू टू फायर वगैरह, बट एक तरीके से मटेरियल जी लगना चाहिए था 1 kg, लगा दिया 1.5 kg, वेस्टेज हो गई है। ये बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी, कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। सो कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन सेटिंग द फोरकास्ट, बिकॉज जब फोरकास्ट करोगे तभी तो एक्चुअल रिजल्ट को उससे कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड आउट द डेविएशन। आप मैनेजमेंट भी पढ़ते हो बचपन में, मैनेजमेंट में एक फंक्शन होता है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल में यही पढ़ता था कि सेटिंग द बेंचमार्क्स, then comparing the actual result with those benchmarks, identifying the deviation, finding out the reasons for those deviation। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हो जो भी मैं बोल रही हूँ? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा बचपन? तो जब आप फोरकास्ट सेट ही नहीं करोगे आपको क्या पता चलेगा वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, वेयर वी आर गोइंग राइट? ठीक है जी, तो फोरकास्ट सेट करना है। अच्छा जी, और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन भी करनी है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉल्व नहीं करवा पा रहा था। अच्छा ये सब ना इंट्रोडक्टरी क्लास में होता है, बेसिकली जो प्रॉपर हमारी पहली क्लास लगती है। सिंस वी हैव टू वर्क विद अ 40 मिनट सेशन टुडे, तो आज मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल्स में जा नहीं पाऊंगी। टुडे I want to start with one of the chapters. Basically ये numerical subject है जी, this is not a theoretical subject or something, proper numerical subject है। अच्छा एक ये भी थोड़ा एक as compared to the previous batches, इस batch में मैं paper pattern भी discuss नहीं कर पाऊंगी because you all know proposed scheme है, सुनने में तो ये यार है बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है। सो राइट नाउ वी डू नॉट नो आपके लिए अप्लाई क्या हो रहा है, ओल्ड स्कीम हो रही है या न्यू स्कीम हो रही है, तो इस टाइम पर पेपर पैटर्न डिस्कस करना सही बात नहीं है। बट इतना है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इस टाइम पर मैं एग्जैक्टली आपको इंडेक्स भी नहीं बता पाऊंगी जी इतने चैप्टर्स हैं क्या है जी, मेरे पास पुराने वाला इंडेक्स तैयार है, ठीक है, बट इसमें हो सकता है कोई 1-2 एडिशंस हो जाए। सीए फाइनल कॉस्टिंग हट रही है तो हो सकता है 1-2 कॉन्सेप्ट वहां से यहाँ पर लाकर ऐड कर दिए जाए, वी डोंट नो। तो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे पता है कॉस्ट अकाउंटिंग चाहे ओल्ड स्कीम है या न्यू स्कीम है, एक ही सब्जेक्ट है जी, एक ही सब्जेक्ट है और उसमें चैप्टर्स जो है वो सेम ही रहेंगे। अब एक चैप्टर है मेरे पास लेबर कॉस्ट, कॉन्सेप्ट तो नहीं हिलेगा ना, ठीक है। सो आज हम लेबर कॉस्टिंग चैप्टर से थोड़ी सी अपनी शुरुआत करेंगे। अब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे लेबर कॉस्ट नाम आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट वाज जस्ट वन ट्रांजैक्शन, लेबर कॉस्ट इनकर्ड। लेबर मतलब क्या होता है, वर्कर से काम कराते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तो आपकी कहानी तो वही थी, वही जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल। ये चैप्टर बात करेगा, बिल्कुल डिटेल में घुसेगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में घुसेगा। अगर पी&एल में अमाउंट पहुंची हुई है 1 लाख, तो वो 1 लाख कंप्यूट कैसे हुई, पूरी बैकग्राउंड की कहानी, डिटेल क्या है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव कि इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट कैसे पहुंच रही है, दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर लेबर कॉस्ट कहीं बचा सकते थे तो कहां बचा सकते थे। 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, वही कि डिटेल और अगर अमाउंट कंट्रोल हो सकती थी तो कैसे कंट्रोल होगी। तो उस डिटेल को समझने के लिए हमको ये चैप्टर अच्छे से टेकअप करना है। अच्छा अब जो ये हमारा चैप्टर है जी लेबर, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। राइट अवे जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर। बाय द वे जो कि आपके हैंडआउट्स में है, किसको हैंडआउट नहीं मिला हुआ अभी आप में से, आपको और आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लेटर स्टेज पर पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। बेटा ऐसा है, इस सब्जेक्ट की आपको बुक मिलेगी प्रॉपर, अभी बुक प्रिंटिंग में है, राइट।
जब वो बुक छपकर आएगी हमारे लिए, हम उसको ही रेफर करना शुरू करेंगे। एंड आपने मेरी बुक रेफर कर ली, आपको अलग से कोई आईसीआई मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड। थिंग इज, पिछले बैच की बुक कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक है। कल ही मैंने लास्ट सेट जो है वो डिस्पैच किए पेन ड्राइव स्टूडेंट को। तो बात ऐसी है, आई हैव अनदर सब्जेक्ट विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी बुक्स थोड़ी सी इन स्टॉक है। तो ये मेरी अपनी कंपाइल्ड बुक है विच कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन, फ्रॉम प्रीवियस रिविजन टेस्ट पेपर, आरटीपी आपको पता ही आईसीआई के मॉक टेस्ट, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। आपने एक बार मेरी बुक्स रेफर किया, आपको कोई और आउटसाइड मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हमारी ये जो बुक होती है, अब आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है वो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इसी बुक का हिस्सा है। Now, how I have designed my books is कि fill in the blanks है। मेरा ये पर्पस रहता है कि जो कॉन्सेप्ट है, if there is any formula or something, or if there is any definition or something, वो बुक में मिले, चाहे पहले से प्रिंटेड है, चाहे आप अपने हाथों से यहाँ पर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका सारा बुक में ही लिखा जाएगा, so that कल को रिविजन करने में भी आसानी होगी। तो आपकी कॉपीज में जो पहुंचेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर पहुंचेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका कॉपी में नहीं जाएगा कि आपको कभी पेजेस पलटने की जरूरत पड़ रही है, फॉर्मूला मैंने कहा लिखा है, फॉर्मूला की बुक में ही जगह होगी। ठीक है जी। तो बुक्स हमारी जो है इस तरीके से डिजाइन की गई है। आपको जो मैंने आप पीडीएफ पकड़ाई है आप उसमें रेफर कर सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज स्टार्टिंग ऑन पेज नंबर 3.7, लेबर टर्नओवर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। अब बेटा लेबर टर्नओवर की मुझे आपको कहानी बतानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझको एक बारी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा। बेटा ऐसा है, आप लोग मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो, बट आपको शायद नहीं पता होगा, माय आर्टिकलशिप वाज इन वन ऑफ द बिग फोर्स पीडब्ल्यूसी। आपको पता है ये बिग फोर्स फर्म्स है, तो उसमें से पीडब्ल्यूसी में मेरी आर्टिकलशिप थी। एंड उसमें भी आपको पता है बिग फोर्स में स्पेशलाइजेशन होती है। 3 साल आप वहां पर काम करते हैं तो ऐसा नहीं है थोड़ा टैक्स थोड़ा ऑडिट, आपको एक डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, 3 साल में आपको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का काम सिखाया जाएगा। तो आप एट द एंड जब वहां से निकलते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन निकल कर निकलते हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन मेरी थी इन अ फील्ड कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। एक सेकेंड बेटा, ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक सेक्शन है। पढ़ने में इतना छोटा सा एक पेज का कंटेंट है जो कि आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतनी वास्ट थी कि बिग फोर्स में सेपरेट डिपार्टमेंट ही है ट्रांसफर प्राइसिंग के। वहां पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह अलग है, ऑडिट अलग है, ऑडिट में भी आगे पार्ट्स कर देते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। सो दिस वाज वन स्पेसिफिक फील्ड जिसमें मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी। अब बहुत बड़ी सवाल आता है, मैम बिग फोर्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? जी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। पहला राउंड हमेशा क्या होता है? रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा राउंड होता है हमारे पास जी जीडी का, ग्रुप डिस्कशंस होती है। और फिर तीसरा राउंड होता है हमारे पास इंटरव्यू का। मेरे 3 राउंड्स में इंटरव्यू हुए थे। लास्ट वन बीइंग दी टेक्निकल राउंड, जिसमें एक्चुअली एक पार्टनर ने आके मेरे से बात की थी, और पिछले 2 एचआर राउंड थे। तो एचआर इंटरव्यू ले रहे हैं, एचआर टीम ले रही है, और एक बारी ट्रांसफर प्राइसिंग टीम के हिट एक पार्टनर आकर, पार्टनर इज अ वेरी सीनियर मोस्ट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वहां पर वो मेरा आकर इंटरव्यू ले रही है। खैर उस टाइम पे आई वाज जस्ट सीए इंटर क्वालिफाइड एंड एक बीकॉम ग्रेजुएट थी मैं उस टाइम पर, तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में मुझको कोई नॉलेज होगी, क्योंकि पढ़ते भी हम इसको सीए फाइनल में, कभी काम सीखा ही नहीं हुआ जी। तो वो आकर गए और जनरल सी बात मेरे साथ करके चले गए। इट वाज नॉट दैट टफ टू क्रैक, राइट। जब रिक्रूटमेंट हो गई तो मुझको बोला गया कि आपको ना 2 मई को रिपोर्ट करना है। 2 मई वाज माय स्टार्टिंग डेट, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि सो एंड सो बिल्डिंग में आपको रिपोर्ट करना है। और उन्होंने मेरे को बताया आपको बिल्डिंग 8B में आना है। आपको मालूम है गुड़गांव जाते हो लेफ्ट हैंड साइड पे साइबर हब आता है, गया हुआ है कोई गुड़गांव में? नहीं गया हो? अच्छा, तो क्या होता है, जैसे हम गुड़गांव में एंट्री लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइबर सिटी बोला करते थे, अब साइबर हब है, वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। तो एक बिल्डिंग थी पीडब्ल्यूसी के पास 8B, जिसका 7th एंड 8th फ्लोर इनके पास था। एक और बिल्डिंग कुछ कदम की दूरी पर थी 10C, जिनका इनके पास 17th और 18th फ्लोर था। तो इस तरीके से काम था, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि ना आप बिल्डिंग 8B में आ जाना। जब मैं पहले दिन 8B में पहुंची, मेरे साथ और भी रिक्रूट्स थे,
हमको एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गए और वहां पर हमारी ओरिएंटेशन हुई। ऑब्वियसली फर्स्ट दिन पे तो ओरिएंटेशन ही होगी ना, समझाया गया व्हाट पीडब्ल्यूसी इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द मिशन वैल्यूज, हमारा फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वगैरह वगैरह वो सब। फिर सेकेंड हाफ में हमारा आईडी कार्ड्स वगैरह के लिए फोटो खींची गई और लैपटॉप्स इशू किए गए और हमारा स्टाइपेंड अकाउंट, हम तो आर्टिकल्स थे, स्टाइपेंड अकाउंट बैंक में आना था, बैंक अकाउंट वगैरह सब खुलवा दिया गया, वो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। तो उस दिन काम तो कोई नहीं किया, बस हमारा ये स्टार्टिंग वाली जो फॉर्मेलिटीज थी वो शुरू करवा दी गई। उस दिन बोला गया कि आपका जो काम है, आपकी जो टीम है 8B में नहीं बैठती, कल से आप 10C में रिपोर्ट करो। तो मैं सेकंड डे 10C में चली गई, वहां पर भी एक HR पहले से मेरे लिए खड़ी थी, वो मेरे साथ गई, उन्होंने मुझको अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे मेरा डेस्क दिखाया, यहाँ पे आप बैठ जाओ, आपका काम शुरू है। स्टार्टिंग के दिनों में तो अब टीम मेंबर से एक बार तो मैं मिल गई, बट कोई काम खास मिलना शुरू नहीं हुआ था। काम क्या मिलना शुरू हुआ था, पहले दूसरे दिन तो वो हेजिटेट भी करते थे। अब आप सोचो बच्चे, आपके साथ भी होगा, आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको कोई काम नहीं मिलेगा, क्या काम मिलेगा, प्रिंटिंग, फोटोकॉपिंग, स्कैनिंग कर दो, ये पंच करके फाइल में लगा दो। अब उनको पहले दिन ये कहने में शर्म आ रही थी मेरे कि यार एक आर्टिकल आई हुई है, मतलब ऑब्वियसली उनको पता है काम उससे यही करवाना है, बट पहले दिन थोड़ा कहने में शर्म आ रही थी। पहले दिन बिल्कुल मैं से बोल दिया कि ये कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है कंप्यूटर पे, ये कर लो, ये जैसे फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने ये प्रिंटिंग वगैरह में डाल दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे फिर एक्चुअल थोड़ा थोड़ा काम सिखाना शुरू किया, जो भी एक्सेल के फंक्शंस थे, जो जो भी उनको काम चाहिए था, मेरे को उन्होंने सिखाना शुरू किया। हुआ क्या, जब तकरीबन 1 महीना हो चुका था, एक HR से मेल आती है कि पिछले 1 महीने में जितनी भी हायरिंग्स हुई है, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे क्वालिफाइड सी आया, चाहे पार्टनर आया, डायरेक्टर आया, कोई भी आया, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग टीम का है, चाहे ऑडिट टीम का है, चाहे वो इनडायरेक्ट टीम का है, बस जितनी रिक्रूटमेंट हुई है ना गुड़गांव लोकेशन में, उनको इकट्ठा करना है। एक और ओरिएंटेशन है और बड़े अच्छा खासा 5 स्टार होटल था, एंड उसका मुझे इस टाइम पर नाम याद आ रहा है, आई थिंक इट वाज रिजेंटा। एक रिजेंटा यहाँ पे भी है जीरकपुर में, एक रिजेंटा वहां पर भी था, एंड इट वाज अ वेरी हाई एंड होटल उस टाइम पर जी। हमको क्या, देखो हम छोटे से बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, ठीक है। तो फिर उस टाइम पर क्या होगा, हमको तो कि यार पार्टी करने को मिल रही है, एक होटल में जा रहे हैं, लंच वंच होगा तो क्या होगा, फन होगा। और हुआ भी उस दिन यही था, आए, थोड़ा बहुत जेलिंग एक्टिविटीज करवाई, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कि ये ना हो ट्रांसफर प्राइसिंग टीम अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग टीम में ही रह जाए, वो मिक्सअप हो बाकी टीम्स के साथ। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात होती है ना ये, जब इंटर डिपार्टमेंट टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड भी हैं अच्छे से। ये ऑब्जेक्टिव था, हमको बड़ा मजा आया, हम वापस आ गए। फिर काम नॉर्मली चलो धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, बट अभी इतना वर्कलोड खास मिला नहीं था। करते करते सितंबर आ गया। सितंबर में फिर से एक मेल आती है कि पिछले 6 महीनों में पूरे इंडिया में जितने भी ट्रांसफर प्राइसिंग के रिक्रूट थे, अब उन्होंने ये नहीं बोला किसी भी डिपार्टमेंट के आ जाओ, अब बोला सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग के आओ, पर पूरे इंडिया के, चाहे वो गुड़गांव लोकेशन थी, चाहे कोलकाता थी, चाहे मुंबई थी। और चेन्नई में बुलाया, चेन्नई में भी पीडब्ल्यूसी का ऑफिस है, तो चेन्नई को भी बोला कि आपको, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमको चेन्नई बुलाया और कंपनी बुला रही है, आपको क्या लगता है खर्चा हम करेंगे? हमारी औकात थी, आर्टिकल के पास औकात होती है, स्टाइपेंड तो मिलता नहीं, हम क्या फ्लाइट का खर्चा करके जाएंगे, कौन करेगा, कंपनी। हमारे लिए होटल बुक था, वो भी अगेन बहुत अच्छा हाई एंड होटल था, हमारी कभी इतनी हैसियत थी नहीं कि हम इतने हाई एंड होटल्स में जाके स्टे करें। ऑल बुक बाय कंपनी, फ्लाइट विद मील्स, 2 घंटे की फ्लाइट में विद मील्स, वो भी ऑल बुक बाय कंपनी। बड़ा ग्लैमर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ, बड़ा मजा आया जी। और चेन्नई में जो 3-4 दिन का हमारा था, अगेन वो था क्या था कि ट्रांसफर प्राइसिंग सिखानी कॉन्सेप्चुअली कि होता क्या है। अब हमें तो काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे, फिर भी हमें इतना नहीं आता था। जो क्वालिफाइड सीए हैं, जो पार्टनर हायर हुए इस डिपार्टमेंट में, 6 महीने में तो वो सारे ही सीख चुके थे, बट स्टिल इट वाज अ फॉर्मेलिटी कि नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने तो क्या किया, हम फर्स्ट हाफ अटेंड करते थे, सेकंड हाफ में लंच करके बंक कर लेते थे जो आर्टिकल ट्रेनिंग्स थे। अगेन हम बच्चे थे, समझ नहीं थी, इमेच्योरिटी थी। फिर ये सब कुछ हो गया। असली ट्रांसफर प्राइसिंग का सीजन की डेडलाइन होती थी नवंबर 30 को, ठीक है। जब काम आना शुरू हुआ अक्टूबर में बोलना शुरू कर दिया, बेटा 4:30 छुट्टी होती है ना, अब 4:30 छुट्टी नहीं है, 6 बजे तक रुकना पड़ेगा बेटा, बीच बीच में सैटरडेज को भी आना पड़ेगा। और नवंबर आते आते तो ये चीज 6 का रात का 10-12 भी हो जाता था। और सैटरडे क्या संडे क्या, बीच में दिवाली, आपको भी पता अक्टूबर नवंबर में आती है। घर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे तब भी लैपटॉप खोल के बैठे हैं, दिवाली वाले दिन भी काम कर रहे हैं, एंड ये आपके साथ भी होगा, ठीक है जी। ये सीजन टाइम पे ऐसा ही होता है। हुआ क्या, 1 साल निकाल दिया बड़े मजे मजे में,
फिर थोड़ी असली सच्चाई भी पता चली कि जब सीजन होता है तो कोई किसी का सगा नहीं है, आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बीमार हो भी हो यू विल हैव टू रिपोर्ट, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, सब कुछ होता है। और ये नॉट इन जस्ट बिग फोर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, आप भी जाओगे आपके साथ भी ऐसा होगा। सीजन टाइम इज एक्चुअली सभी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, राइट। बट मेरे साथ एक स्पेसिफिक केस ये हो गया, जब मेरा 2 साल कंप्लीट होने वाले थे, मेरे हेल्थ ग्राउंड्स ऐसे सिवियर स्टार्ट हुए दैट आई फाइनली हैड टू टेक अ डिसीजन टू लीव पीडब्ल्यूसी एंड कम बैक होम। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा सिवियर हो गए थे। अदरवाइज आप सोचो, जिसको बिग फोर में आर्टिकलशिप मिली हुई है, मतलब उसकी जॉब सिक्योरिटी है एक तरीके से। सीए क्लियर ही करनी थी, फाइनल एग्जाम क्लियर ही करनी थी, मेरी लगी लगाई जॉब थी, बट इतना उस टाइम पे सिवियर पोजीशन आ गई थी दैट आई हैड टू टेक अ डिसीजन टू कम बैक। मैंने ट्रांसफर लिया, वो आईसीआई अलाउ भी करते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट जो मेरे एग्जिट डे था उसमें फिर कहते हैं बिल्डिंग 8B में आ जाओ, अपना लैपटॉप रिटर्न कर जाओ, अपना आईडी कार्ड रिटर्न कर जाओ, एग्जिट राउंड भी हुआ था, ये सारी कहानी। तो जब मैं बिल्डिंग 8B में अपना लैपटॉप वगैरह सब वापस करने गई तो मुझे वही कॉन्फ्रेंस रूम दिखाई दे रहा था जिसमें मेरी फर्स्ट डे में ओरिएंटेशन हुई थी, और मुझे लगा नए बकरे मिल गए इन लोगों को, मेरी रिप्लेसमेंट आ गई है, मेरे को पता चल गया था। सो दिस वाज माय एंट्री एंड एग्जिट प्रोसेस इन पीडब्ल्यूसी। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं ऐसा इकलौती थोड़ी ना हूँ। मैं तो चलो आर्टिकल थी, बिग फोर से डेली बेसिस पर हायरिंग एंड रिजाइनिंग तो चली रही है, एंट्री एंड एग्जिट तो चल ही रहे हैं, एंड नॉट जस्ट बिग फोर, हर ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप में से किसी में है, किसी के कोई फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट जॉब में है, तो जब हायरिंग हुई ऐसा मन कर रहा है कि यार मन नहीं कर रहा, या कहीं और बेटर जॉब मिल रही है निकल लेते हैं, सुनना है, गवर्नमेंट जॉब में भी मन नहीं कर रहा, ऐसा कौन है? ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? हाँ जी, वो पर्सनल रीजन आ गया, बट ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन कोई गलती कर दी। जैसे हम अपना प्राइवेट्स में बोल देते हैं बड़ा वर्कलोड है, स्ट्रेस बहुत है यहाँ पर, या प्रमोशंस नहीं हो रही, क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट में कि सरकारी नौकरी छोड़ दी अपनी मर्जी से, रेयर होता है। टुडे आई एम हियरिंग द फर्स्ट इंस्टेंस। अदरवाइज नॉर्मली जिसको सरकारी नौकरी मिलती है, जब मिलती है ऐसा चिपक के बैठते हैं कि रिटायरमेंट पे ही छोड़ेंगे, पता ही होता है ये तो, लग गई तो लग गई भाई, जिंदगी सेट है, ये बोला जाता है। तो बेटा यही हमारा कॉन्सेप्ट है, लेबर टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये नहीं होता जो आप बचपन में टर्नओवर पढ़ते हैं, सेल्स वाला टर्नओवर, ये वो टर्नओवर वर्ड नहीं है। या जो बचपन में आप रेशियोज निकालते थे, एसेट्स टर्नओवर या कैपिटल टर्नओवर, वो नहीं है। टर्नओवर मतलब होता है कि हमारा जो वर्कफोर्स है वो रोटेट कर रही है, पुराने जो लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं और उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ दैट वर्कफोर्स। पुराने लोगों का छोड़कर जाना, नए लोगों का आना, दैट इज कॉल्ड अ टर्नओवर। और ये बोला जाता है इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिग फोर्स, लेबर टर्नओवर हाई रेट पर है, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बड़े फास्ट होते हैं, वेराज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबर टर्नओवर होती तो है बट लो है। ठीक है, अब क्यों मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन कि लोग आते हैं फटाफट निकल भी लेते हैं। अब उन्होंने मेरे लिए खर्चा किया जो एक होटल में बुलाने का, या मेरे लिए खर्चा किया मेरे को चेन्नई में लेकर जाने का, मैं पूरा टाइम टिकी नहीं, मैं तो 2 साल बाद निकल ली, मेरी रिप्लेसमेंट आएगी, उसको भी रिजेंटा होटल में बुलाएंगे, उसको भी 6 महीने बाद ट्रांसफर प्रेजेंट ट्रेनिंग के लिए किसी और लोकेशन पे बुलाएंगे, इफ नॉट चेन्नई, हो सकता है उसके टाइम पर मुंबई में ऐसी सेशंस हो, उसके लिए खर्चा किया। एंड ऑब्वियसली जब उसको रिक्रूटमेंट और हायरिंग करनी थी, एचआर को स्पेसिफिकली उसकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ी। अब सोचो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एंट्री और एग्जिट होते ही नहीं है, वहां पे एचआर डिपार्टमेंट भी छोटा सा होगा, कम स्टाफ होगा, 5 लोग हो गए, बट जहां पे डेली बेसिस पे एंट्री एंड एग्जिट चलते रहते हैं, वहां पे एचआर टीम भी 30-40 लोगों की रखनी पड़ेगी। मतलब खर्चा तो उनका भी है ना एचआर डिपार्टमेंट का, इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, सिलेक्शन कॉस्ट है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर ज्यादा है, वहां पर ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा है, राइट। ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चाहे अपनी पॉलिसीज को करेक्ट करके ये खर्चा बचा भी सकती है अभी। और हमने ये पढ़ा, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, खर्चा कहाँ बचा सकते हैं। सो उस एस्पेक्ट से हम ये टॉपिक सीखने वाले हैं। एक और चीज बच्चा, एक होते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सब आपके पास लिखा हुआ है जी, सब आपके पास उसमें पीडीएफ में है, और एक होता है जी प्रिवेंटिव कॉस्ट।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो ये होगा, नाम से ही पता चलता है कोई छोड़कर गया उसकी रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट लाने के लिए खर्चा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, उसको ट्रेन करने का खर्चा, वही उसको बेचना पड़ेगा मुंबई लोकेशन में, जा बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग सीख करा, खर्चा हो गया जी। अच्छा, प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है जो कि अक्सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, कि खर्चा ऐसा करो कि इन दी फर्स्ट प्लेस टर्नओवर हो ही ना, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की सोचे ही ना। मतलब आप उनको अच्छी फैसिलिटीज दे दो, उनके लिए पिकनिक्स वगैरह अरेंज करा दो, उनको अच्छे बेनिफिट्स दे दो, मेडिकल बेनिफिट्स दे दो, बच्चों की एजुकेशन का बेनिफिट्स दे दो, एंड सो ऑन। हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की अलग अलग पॉलिसीज चल सकती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ क्वार्टर मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है कि लेबर टर्नओवर इन दी फर्स्ट प्लेस हो ही ना, इसलिए पहले से खर्चा करके चलो कि एम्प्लॉय खुश रहे, टिका रहे, छोड़ के ना जाए। तो नाम से पता चलता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंट दी लेबर टर्नओवर। बात समझ में आई? एक खर्चा होता है कि एम्प्लॉय छोड़ गया जी, उसकी जगह नया लाना है, तो नया लाने को लेकर क्या स्पेशली खर्चा करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब सोचो अगर इन दी फर्स्ट प्लेस एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा प्रिवेंटिव कॉस्ट हायर एंड पर इनकर कर रही है, तो इसको इवेंचुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कोई छोड़कर ही नहीं जाएगा तो रिप्लेसमेंट काहे की, जो पुराना ही टिका हुआ है हमारे पास। बट अगर यहां पर कंजूसी हो गई तो इवेंचुअली रिप्लेसमेंट का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो खर्चा तो है जी, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कहां पर उसको खर्चा करना मंजूर है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां तक कोई बात जो ना समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये वाली रीडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन में आपके सामने है, यू कैन टेक अ रीडिंग, एंड जो बात नहीं समझ में आई प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्लियरिंग। अब एक लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी है, टू बैलेंस दीज कॉस्ट कंपनी मस्ट वर्क आउट एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर। इसका मतलब एक एक्सेप्टेबल रेंज इनको आइडेंटिफाई करनी है। और ये परसेंटेज होता है कि यार 5% मंजूर है या 8% मंजूर है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत तो एंट्री एंड एग्जिट तो चलेंगे। इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रिटायरमेंट ही सही, रिटायरमेंट इज अल्टीमेटली एन एग्जिट। अब किसी की रिटायरमेंट हुई है तो पोस्ट वेकेंट हो गई है, रिप्लेस तो करना है, मतलब एंट्री तो करानी पड़ेगी। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। इट इज अप टू दी ऑर्गेनाइजेशन कि उनको पहले से आइडेंटिफाई करना है यार एक्सेप्टेबल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में 3% एक्सेप्टेबल है, बट असली में उनका 8% हो गया, तो नेचुरली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज अप टू 3% है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात है तब है जब एक्चुअल रेट विल एक्सीड दी 3% रेट। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये परसेंटेजेस, ये रेट, ये निकाले कैसे जाते हैं। ये मैंने परसेंट तो बोल दिया, 3%, 8%, ये परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा प्रॉपर पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है जिसके बेस्ड पर क्वेश्चंस भी हैं। अब ये मेथड्स हैं जी हमारे सामने, जिनके पास तो आज हैंड आउट है वो तो अपना हैंड आउट में लिखेंगे, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। बाद में तो आप लोगों के पास बुक्स पहुंच ही जाएंगी, तो बुक्स में पास काम पहुंच जाएगा। हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर लिखिए सेपरेशन मेथड, और अब सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर में लिखिए फॉर्मूला। आप लोगों को तो हैंड आउट में लिखना है,
number of separations divided by average number of workers on roll during the period. Number of separations divided by average number of workers on roll during the period. फिर बाहर into 100 भी है जी, और नोट में लिखना है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स is equal to workers at beginning plus workers at end divided by 2. वर्कर्स एट बिगनिंग प्लस वर्कर्स एट एंड डिवाइडेड बाय 2. बच्चे जहां पे भी मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो पूछ लेना. माशाल्लाह बचपन से बेकार राइटिंग है, और स्क्रीन पर तो और भी बेकार हो जाती है कई बारी, क्योंकि पेन थोड़ा ऐसा है, समटाइम इट डज नॉट वर्क विद स्क्रीन प्रॉपर्ली, बट आज थैंकफुली ठीक काम कर रहा है. एंड ऑल्सो मेरी राइटिंग को लेकर माई फैमिली ऑलवेज टेल्स मी कि तूने पास तो हो जाना था, वो ठीक है, तेरा रैंक कैसे आ गया, तेरे पेपर कैसे चेक हुए हैं, हमको तेरे पेपर निकलवाने, बिकॉज योर राइटिंग इज सो बैड. तो मैं आपको बोलूंगी दैट अगर आपको कभी मेरी राइटिंग ना समझ में आए, बोल दिया करो मैम ये क्या लिखा है, आर लिखा है, क्या लिखा है. ठीक है, अभी क्लियर है ये? ठीक है, ओके ग्रेट. अब देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है जी डिनोमिनेटर में, कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कितनी वर्कफोर्स है. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में रखा, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ सेपरेट मतलब जुदा हो गए, चले गए, एग्जिट हो गई. अब वो एग्जिट होने का कारण कुछ भी हो सकता है जी, खुद रिजाइन कर दिया, हमने दफा कर दिया, रिटायर हो गए, कुछ भी, भगवान ना करे मर मुरा गए, कुछ भी हो गया, बस जुदा हो. अब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, फॉर वट एवर रीजन. ठीक है जी, तो ये हमारा एक मेथड है कि जी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्वार्टर हमारे पास ना वैसे तो ऑन एन एवरेज 1000 की लेबर फोर्स रहती है. अच्छा 10 लोग सेपरेट हो गए तो हमारा लेबर टर्नओवर क्या हो गया, 10% हो गया. ठीक है जी, ओके, ये तो हो गया एक मेथड है नंबर ऑफ सेपरेशंस. अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स. नेक्स्ट मेथड की हेडिंग डालिए रिप्लेसमेंट. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, और बाहर 100. number of replacement divided by average number of workers on roll during the period. बच्चा डिनोमिनेटर तो वही है जो सेपरेशन मेथड में था कि ऑन एन एवरेज कितनी वर्कफोर्स है अपने पास, बट अब न्यूमरेटर में रिप्लेसमेंट वर्ड आया. ऊपर क्या वर्ड था, सेपरेशन, अब क्या वर्ड है, रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट नाम से ही होता है किसी की जगह लेने आए हैं. ठीक है जी, अब लोग छोड़कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उनकी पोस्ट वेकेंट हो जाती है. उस वेकेंट पोस्ट को जो रीफिल करने आ रहा है, किसी की जगह पर कोई आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट. अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैम सेपरेशन और रिप्लेसमेंट में फर्क क्या हुआ जी, लोग छोड़कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाती है. बट बच्चे ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लो 100 लोग सेपरेट हो गए थे वो एक क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, और जनवरी टू मार्च क्वार्टर में 100 की 100 रिप्लेसमेंट भी हायर हो गई थी. ऐसा नहीं होता. हो सकता है 20 पोस्ट खाली पड़ी रह गई हो, तो हो सकता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट उस क्वार्टर में सिर्फ 80 आई हो. तो नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमेशा बराबर बराबर नहीं चलेंगे, ये टाइमिंग की वजह से ऊपर नीचे फिगर्स हो जाती है. अच्छा ये भी पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की रिप्लेसमेंट आ रही है, तो सेपरेशन तो काउंट पिछले क्वार्टर के आंसर में हो गई थी, रेट में हो गई थी, कैलकुलेशंस में हो गई थी. कि मान लो हम ये काम कर रहे हैं कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में हमारा लेबर टर्नओवर कितना हुआ, तो एक सेपरेशन जो मान लो 2 साल पहले हो गई थी, हमको अभी 2 साल में उसकी हमको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, आज जाके मिली है, तो वो रिप्लेसमेंट काउंट तो आज हो गई है,
बट उसकी सेपरेशन कब काउंट हुई थी? 2 साल पहले हुई थी। सो नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कभी बराबर फिगर्स एक साथ नहीं चलेंगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। फर्क समझ में आ गया जी? अब आपको एक फ्लक्स मेथड अभी के लिए होल्ड पर रखकर नेक्स्ट में जाना है, न्यू रिक्रूटमेंट। पहले तो आप न्यू रिक्रूटमेंट का फॉर्मूला लिखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अपने पास नेक्स्ट हेडिंग ही डालेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड into 100. बच्चे न्यू रिक्रूटमेंट क्या होती है समझना जरा। एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर गई, उन्होंने नई जगह पर जाकर ब्रांचेस खोल ली, वहां पर भी वर्कर हायर करने। अब जो हायरिंग हुई है किसी के रिप्लेसमेंट के नाम पर तो नहीं हुई ना? सोच के बताओ, कोई ऐसी कोई थी पहले से कोई पोस्ट ऑक्यूपाई हो रखी थी, वो बंदा छोड़ के चला गया, उसकी जगह कोई नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है तो फिर हायरिंग हो गई, तो ऐसी हायरिंग को बोला जाता है न्यू रिक्रूटमेंट। नाउ एज सच न्यू रिक्रूटमेंट इतना भी पर से लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। द रीजन बीइंग लेबर टर्नओवर मेनली कंसर्न है या सिखाए हुए ट्रेंड एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जगह नौ सीखे लोग अनट्रेड लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बार बार ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। यहाँ पे पर से वो मैटर नहीं है, बट स्टिल एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना न्यू रिक्रूटमेंट से। पहले मान लीजिए 60% पुराने लोग थे, ड्यू टू न्यू हायरिंग्स वो कंपोजिशन चेंज हो गई। कि अब ये बोल देंगे मेजॉरिटी चंक ऑफ द टोटल लेबर फोर्स वर्कफोर्स इज अ न्यू हायरिंग जिनको काम सिखाना पड़े। ठीक है, तो एज सच ये भी एक लेबर टर्नओवर का मेथड है कि हमारे पास ड्यूरिंग द क्वार्टर एवरेज वर्कफोर्स कितनी थी, उसमें से कितनी न्यू पोस्ट के लिए आए हुए लोग हैं। ठीक है जी, तो अभी तक हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हायरिंग दो तरीके की होती है, एक तो रिप्लेसमेंट और दूसरी न्यू रिक्रूटमेंट। तो इसको हम बोलते हैं टोटल हायरिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है। आप लिख सकते हैं, उसको हम टेक्निकल नाम देते हैं एक्सेशन। एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। एंड अकॉर्डिंगली आप लेबर टर्नओवर का आंसर भी लिख लीजिए, इट इज नंबर ऑफ एक्सेशन upon average number of workers into 100. ठीक है जी, अब ये एक्सेशन क्या है कि टोटल हायरिंग कितनी है, चाहे वो किसी पुरानी पोस्ट के लिए आ रही है, पुरानी पोस्ट के लिए हायरिंग को क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट, चाहे वो किसी न्यू पोस्ट के लिए आ रही है, बस टोटल कितने नए बंदे लेकर आए हैं, ये होता है एक्सेशन। ठीक है जी, अब बच्चे ऐसा है, अभी भी ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बहुत है एंड छोटी सी रह गई है, बट वो आज हम टेकअप नहीं कर पाएंगे। कल प्रॉपरली हमारा न्यूमेरिकल काम स्टार्ट होगा, आप इसके बाद देख ही सकते हैं। एज सुन एज वी आर डन विद okay as soon as we are done with the conceptual discussion हमारे numerical question start हो जाते हैं। before I proceed ahead मुझे एक चीज बताओ, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पर मैं एक काम लिख रही हूँ, आपने सोच के बताना। एक मैं एग्जांपल रख रही हूँ, you do not have to note it down। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर पोस्ट है जी, और कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर हायर किया हुआ है फिलहाल वहां पर उर्वशी रौतेला काम कर, मान के चलो। ठीक है जी, ओके। अब हो क्या रहा है कि आप सभी को पता है आजकल उर्वशी रौतेला की क्या हरकतें चल रही, ठीक है ना? और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पसंद नहीं आ रही है, उनको कहते हैं कि यार ये ठीक बंदी नहीं है, इसको निकालो, और इसकी जगह उनको हायर करनी है बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेटर, और वो आलिया भट्ट को हायर करने का सोच रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो हुआ क्या, उर्वशी रौतेला फायर्ड, इनकी जगह हायर्ड कौन, आलिया भट्ट। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड की जाए, तो ये तो इनकी मुंबई लोकेशन की कहानी है।
इन्होंने सोचा चलो पंजाब में भी जाकर काम स्टार्ट करते हैं, और पंजाब में इन्होंने आकर नए तौर पर रखा सोनम बाजवा को, और कोई और पंजाबी एक्ट्रेस का नाम बता दो यार, चलो शहनाज गिल, ठीक है। तो अब एक बार क्लियर कट आइडेंटिफाई करते हैं एंट्री और एग्जिट क्या क्या है। एग्जिट कौन करिए? उर्वशी रौतेला। एंट्री किसकी हुई है? आलिया भट्ट की। और भी तो एंट्रीज हुई हैं, सोनम और शहनाज गिल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ टोटल हायरिंग कितनी एक्ट्रेसेस की है? 3। और टोटल हायरिंग को हम नाम क्या देते हैं? एक्सेशन। तो एक्सेशन कितने लोगों की हुई? 3 की। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। अभी हमारे पास ऑनलाइन में गुण, हिमांशु, समृति, सेजल, विश्वकृति, बेटा सोच के बताएं इन 3 में से कितनी रिप्लेसमेंट और कितनी न्यू रिक्रूटमेंट? ऑफलाइन आप चुप, ऑनलाइन बताएंगे बच्चे। रिप्लेसमेंट 1 मैम। हाँ जी। न्यू रिक्रूटमेंट 2। न्यू रिक्रूटमेंट 2। रिप्लेसमेंट कौन है? रिप्लेसमेंट नाम क्या है? आलिया। और न्यू रिक्रूटमेंट में नाम क्या है? सोनम और शहनाज। बात समझ में आ गई? फर्क समझ में आ गया? ओके जी, बहुत बढ़िया। लास्ट कॉन्सेप्ट, अब चलकर आओ फ्लक्स मेथड में जो आपने पेंडिंग छोड़ा हुआ था। फ्लक्स मेथड कहता है न्यूमरेटर में ना लिखो नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। और डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल। बस वही तो हमारे, तभी तो नेक्स्ट पेज पे जगह छोड़ी हुई है इसी चीज के लिए। ये फ्लक्स मेथड की नेक्स्ट पेज पर भी जगह है थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया लक्ष्य। देखिए बेटा, ये फ्लक्स मेथड कहता है इकट्ठा कर दो सब कुछ, इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो। तो इकट्ठा अभी हमने सीखा ही अलग अलग से क्या था? सेपरेशन का मतलब सीखा था, रिप्लेसमेंट का मतलब सीखा था, न्यू रिक्रूटमेंट का मतलब सीखा था। हमें पता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट को मिला दो तो नाम क्या आता है? एक्सेशन। वही ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आप नेक्स्ट पेज पे और करके लिख सकते हो। बात तो वही है जी, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200। ठीक, ठीक हो गया जी, बहुत बढ़िया। लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, इससे पहले कि आप सो जाए मैं आपको भी बता रही हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। नोट, लास्ट नोट, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉइज एट एंड इज इक्वल टू employees at beginning minus separation plus accession। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना? स्टार्टिंग में जो लोग थे वहां से माइनस करो जो छोड़कर चले गए, ऐड करो जो आ गए, चाहे वो पुरानी पोस्ट के लिए आए चाहे वो न्यू पोस्ट के लिए, बस आ गए ना, तो बच गया एम्प्लॉयज एट एंड का नंबर। क्लियर है जी ये भी? ओके। अब बच्चे ऐसा है, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि एक है तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और पहली क्लास में मैं बिना न्यूमेरिकल करे चले जाऊं, मेरा मन नहीं मानता। श्री गणेश तो हमको करना ही है जी। आज कॉपीज है सभी के पास? क्वेश्चन नंबर 10 पर फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। फिर इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1 Jan, नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर दे दिया,
during the year 80 workers left while 320 workers were discharged, उसके बाद में ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है। 80 वर्कर्स लेफ्ट while 320 were discharged, मतलब 80 खुद से छोड़ गए, 320 हमने निकाल दिए, चाहे जो भी है तो सेपरेशन ही। फिर 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ दीज 300 were recruited because of exit and rest were recruited in accordance with expansion plan। कह रहे हैं टोटल 1200 वर्कर रिक्रूट किए गए थे, जिसमें से 300 एग्जिट की वजह से रिक्रूट किए गए थे, मतलब 300 क्या बन गया रिप्लेसमेंट, और बाकी का 900 क्या बन गया न्यू रिक्रूटमेंट। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। क्वेश्चन मेथड नहीं बता रहा बेटा, आपके पास कितने मेथड है गिन के बताना। सेपरेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट है, फ्लक्स है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक्सेशन है, 5 मेथड है। पांचों मेथड के हिसाब से आपको आंसर देना है। और आंसर में ये नहीं है जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाओ आंसर दो, बेटा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है सब्जेक्ट में। अभी नवंबर 22 का रिजल्ट आया, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट 98 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट एंड द ओनली रीजन शी गॉट सच अ ग्रेट स्कोर वाज द एब्सोल्यूट परफेक्ट प्रेजेंटेशन। एक एक वर्किंग लिखकर बताइए, कोई शॉर्टकट नहीं मारनी। तो यहाँ पे एक बोला जाता है ना आपके ऐसे एक क्वेश्चन पेपर में बोला होता है वर्किंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर, एट द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर लिखा जाता है, दैट मैटर्स इन इवैल्यूएशन। अब कोई बच्चा आंसर तो सही देकर आ रहा है, आ जाएंगे उसके 60 70 80 नंबर। इस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशंस मतलब 60 प्लस लेकर जाना बहुत ही आसान काम है, इट इज अ केक वॉक। बट वो डिफरेंस बिटवीन 60 to 90 क्या है, प्रेजेंटेशन। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे मैटर करेगी, आप ओरली नहीं सोच के बताएंगे मैम एवरेज वर्कर्स 8000 दिखाई दे रहा है, एट दी बिगनिंग 7600 है और 8400 एट दी एंड है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैम हर फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में एवरेज चाहिए होता है, एवरेज हमें दिखाई दे रहा है 8000, हम सीधा 8000 लिख देंगे। नो, आप जाएंगे अपने प्रॉपर सॉल्यूशन में। अब हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, और मैंने बोला एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे सभी लोग। कितना है जी, 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया जी 8000 आ गया। इसके बाद अगेन फॉर्मूला लगाने की जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर जो हमारी भाषा में बताओ। हमको सेपरेशन मालूम होता है जी, क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड सेपरेशन ही यूज कर रहा, वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं। कितने वर्कर्स लेफ्ट, कितने डिस्चार्ज, 80 लेफ्ट 320 डिस्चार्ज, मतलब ये 80 प्लस 320 इज इक्वल टू 400। ये लिखकर बताओ, फॉर्मूला में डायरेक्टली 400 नहीं लिखना, पहले ये से बताओ। फिर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट तो क्वेश्चन ही बता रहा है, कितनी है जी 300। और क्या है, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स। अब नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट में देखो जी एक्सेशन कितने की हुई और उसमें से हटा दो कि रिप्लेसमेंट कितनी है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में 1200 लोग हायर किए थे, इसमें से 300 अगर पुरानी पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो न्यू पोस्ट के लिए हायरिंग 900 की है। और नंबर ऑफ एक्सेशन ऑफ कोर्स इट इज ऑलरेडी अ गिवन फिगर 1200, ताकि फॉर्मूला में फिट करते वक्त कोई कंफ्यूजन ही ना हो, कोई गलती ना हो जाए, राइट। अब बच्चे ऐसा है, कैन आई ट्रस्ट यू विद दी होमवर्क की पांचों मेथड के हिसाब से आप आंसर मुझे कल की क्लास में बता देंगे। ये तो नहीं कहोगी पहली क्लास और मैम ने पहली क्लास में होमवर्क चिपका दिया हमको। होमवर्क मिलेगा एंड की टू सक्सेस इज होमवर्क होना चाहिए सेम डे पे, वो रेगुलरिटी वो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। एनी डाउट सो फार, कुछ पूछना चाहते हो, और एनी अदर कंसर्न नॉट रिलेटेड टू जस्ट एकेडमिक्स, एनी अदर कंसर्न अबाउट द कोर्स और एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क। कुछ पूछना चाहते तो बता सकते हैं। बाय द वे मेरा नंबर है आपके पास बिल्कुल फर्स्ट पेज पर, जो आपको हैंडआउट्स दिए हैं वहां पर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, ठीक है। कभी भी कोई भी कंसर्न हो फील फ्री टू टेक्स्ट। ऑल राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो। बाय गुण, हिमांशु, समृति, सेजल, विश्वकृति। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। बाय बाय।